सुनो उस रैन रात दास्तां, लगा उन्हें भी मेरा जिस्म थोड़ा खास था। मना था जश्न मेरी चीखों का और लोथड़े भी नुच रहे। गलियार बहता मेरा रक्त, हाँ थोड़ा थोड़ा वास्ता। भारत देश महिलाओं के लिए भयानक और घातक सिद्ध होता जा रहा है। जी हाँ, चौंके नहीं, हम हमारे देश भारत की ही बात कर रहे हैं। जहाँ पूरे विश्व को कोरोना रूपी महामारी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हम भारतवासी एक और अन्य महामारी का सामना पिछले कई दशक, माफ कीजिएगा, पिछले कई सदियों से कर रहे हैं। और इस महामारी का इलाज हम इतनी तरक्की, इतनी उन्नति करने के बावजूद भी नहीं ढूंढ पाए। आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या है ये महामारी? हम बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ सदियों से हो रहे शारीरिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और यौन शोषण। यह वही भारत देश है जिसने अपनी संस्कृति का परचम पूरे विश्व में फैला रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि हमारे ही बीच एक ऐसी संस्कृति जन्म ले रही है जिसका ना तो कोई नाम है और ना ही कोई परंपरा। जी हाँ, हमने हमारी समझ से इसे बलात्कारिक संस्कृति का नाम दिया है। यह वही संस्कृति है जहां लड़कियों एवं महिलाओं को दबाने का पुरजोर प्रयास किया जाता है। उनकी आबरू और अजमत लुटाने का दोष उन्हें ही अभद्र रूपी भाषा में दिया जाता है। यह वही देश है जहां सरकार की स्वयं पेश की हुई रिपोर्ट भी महिलाओं की गिरती दशा का वर्णन करने में सक्षम है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हर घंटे 4 लड़की, महिला, बच्ची का यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न होता है। अगर हकीकत में देखा जाए तो मात्र एक दिन में 90 लड़की या महिला ही सामर्थ्य जुटा पाती है कि वह इस शोषण के प्रति आवाज उठा सके। असल मायने में तो यह आंकड़ा कहीं गुना ज्यादा है। कई मामले सामाजिक शर्म रूपी समंदर में डूब जाते हैं, कई मामले डर रूपी कब्रिस्तान में दफन हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी। हम सभी के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या हमारी संस्कृति वाकई में शारीरिक भोग विलास की ओर बढ़ती जा रही है। इसी स्थिति को साझा करने और हमारे भीतर इस महामारी को समझने हेतु चल रहे कौतूहल को शांत करने हम पहुंचे पुलिस विभाग के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हितेन चौहान सर के पास। सर, मेरा आपसे पहला सवाल यह था कि किशोरावस्था और पारिवारिक रिश्तों में जघन्य अपराध होने के क्या कारण हैं? जो पुलिस के पास केसेस आते हैं उनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। किशोर अवस्था, बालिका अवस्था और युवा अवस्था, ये महिलाओं के साथ आकर्षण का केंद्र भी होता है दूसरों के लिए। जहाँ बच्चियों के साथ घरों में घरेलू हिंसा हो रही है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, उस संबंध में भी हमें बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। उनके ही रिश्तेदार, उनके ही परिवारजन के द्वारा बच्चियों के साथ, किशोर लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न, यौन अपराध हो रहे हैं। हमारे समाज में छोटी बच्चियों को कौन बताएगा कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार, उनके साथ गुड टच और बैड टच अपराध है। तो जब तक वो इस चीज को जानती है तब तक शायद वो यूज्ड हो जाती है, तो वो अपने घर परिवार को बचाने के लिए वह समाज में फ्रंट लाइन पर आके वो अपराध दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। सर, जनता की पुलिस के प्रति मानसिकता में बदलाव क्यों नहीं है और पुलिस और जनता के बीच में इतनी दूरियां क्यों बनी? तो आम छवि पुलिस की हमारे समाज में शुरू से बेहतर नहीं दिखाई गई। हर स्तर पे शुरू से एक सामान्य परिवार में ये कहते हैं कि बच्चे सो जा, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, तो भय वहां से उत्पन्न करना शुरू किया। साथ ही हमारे जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने भी पुलिस को भ्रष्ट, करप्ट या फिर अपराधियों का साथ देने वाला दिखाया है पर्दों पर। कभी कभी देखने में आता है कि किसी प्रकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप सामने आता है। हालांकि बच्चियों के मामलों में, महिलाओं के मामलों में ऐसे हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म ही हो गए, ना के बराबर रह गए। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रकरणों में हस्तक्षेप होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का महत्व इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जानता है और वह इन्वेस्टिगेशन अपने नियम से, अपने स्तर पर, अपने विवेक से वो सही निर्णय लेता है और वो निर्णय के बाद वो न्यायालय तक उस प्रकरण को पहुंचाता है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह था कि हमारे समाज और हमारे देश में ऐसी क्या मानसिकता उत्पन्न हो रही है जिसके चलते हमारे देश में इतनी अराजकता फैल रही है? टीवी से, सीरियल से, वेब सीरीज से और इस प्रकार के फिल्म चित्रण से समाज को ये संदेश दिया जा रहा है कि महिलाएं, बच्चियां उपभोग की वस्तु है। देखिए, जो पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति होगा वह जानता है कि हमें केवल अच्छी चीज़ों का अनुसरण करना है। लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों को मॉरल साइंस ही नहीं है, जिन्हें हमारे पारिवारिक शिक्षा ही ढंग से नहीं मिली है,
वो लोग बुरी चीज़ को भी उसी तरह से अनुसरण करते हैं जैसे बाकी चीज़ों का अनुसरण करते हैं। ऐसे में महिलाओं के प्रति अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। वेब सीरीज एक बहुत बड़ा कारण है। आज वो सामाजिक जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं, लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बच्चियों के साथ अपराध घटित करने में उन्हें अपना शौर्य समझते हैं, जबकि ऐसे घृणित अपराधों में, महिलाओं के साथ घृणित अपराधों में कड़े कानून भी सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं और उन कड़े कानूनों के परिणाम बड़ी सजाएं, इवन फांसी तक की सजाएं दी जा रही है। उसके उपरांत भी ऐसे अपराध बढ़ोतरी निसंदेह मानसिक विकृति और सामाजिक गैर जिम्मेदारी है। समाज सभी मिलकर ये डिसाइड करें कि हम समाज में अच्छी और शुद्ध वातावरण तैयार करें, मानसिकताएं सुधारें, महिलाओं के प्रति सम्मान जागृत करें, तो निसंदेह ये अपराध कम हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में कड़े कानून के साथ साथ लोगों में बचपन से ही ज्ञान देना आवश्यक है कि बच्चों को ही वहाँ स्कूल शिक्षा में ये चीज़ें लाएं कि भैया हमें समाज का एक दायित्व है और महिलाओं के प्रति सम्मान और अच्छी दृष्टि रखें, तो निसंदेह इससे अपराध भी कम होंगे और महिलाओं का उत्पीड़न भी कम होगा। हैवानियत के रंग में थी रात की महफिल सजी, ना ही भेड़ियों का वध हुआ, मर्दानगी खंडित हुई। चीरा भी हाँ फाड़ा भी और नोच नोच खा गए। टकार मार हंस रहे, वो हंस के फिर इतरा गए। 16 दिसंबर 2012 यह तारीख हमारे दिल और दिमाग में छप चुकी है। यह वही तारीख है जहां हमारे इस देश की बेटी को कुछ चंद भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया। और ऐसी ही कई निर्भया हमारे देश में पिछले कई वर्षों से यह यौन शोषण भुगत रही है। भारत जैसे देश में जहां बलात्कार के मामलों में अदालत की सुनवाई आरोपी के बजाय पीड़ित के लिए ज्यादा मुश्किल भरी होती है, वहीं कुछ चर्चित मामले में सजा कड़ी करने से किसी और को ऐसा करने से रोकना मुश्किल है। ऐसे अधिकतर मामले या तो अदालत की फाइलों में दबे पड़े हैं या सबूतों के अभाव से खारिज कर दिए जाते हैं। इसी तरह की हकीकत से रूबरू करवाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हाईकोर्ट एडवोकेट युगल विश्वकर्मा सर और महावीर राठौर सर। सर, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि हमारे कानून व्यवस्था में ऐसी क्या कमियां रह रही हैं जिसका फायदा अपराधी बड़े ही आसानी से उठाकर जघन्य अपराध करने पर भी भयमुक्त है? इसके हम दो कारण देख सकते हैं। एक पहला तो है पुलिस और दूसरा जो है वकील है। तो पुलिस का क्या होता है कि पुलिस की साठगांठ हो जाती है और जो अपराधी है वो सोचता है कि मैं आसानी से पैसे देकर या साठगांठ करके छूट जाऊंगा। और दूसरा कारण ये है कि एक आम नागरिक पुलिस के पास जाने से कतराता है क्योंकि उसे डर रहता है, क्योंकि पुलिस की ऐसी थोड़ी सी प्रवृत्ति है, तो एक आम नागरिक थाने जाने से कतराता है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है। और दूसरा जो होता है वो है वकील। क्या करता है, अपनी साख बचाने के लिए लड़ता है केस, दूसरा पैसा कमाने के लिए लड़ता है, और तीसरा जो है उससे कोई मतलब नहीं रहता कि सामने वाला हारे या जीते, वो अपने लिए लड़ता है। तो जब तक वकील न्याय के लिए नहीं लड़ेगा तो वो अपराधी को सजा नहीं दिला पाएगा। तो ये दोनों चीज़ों वकील और पुलिस को थोड़ा सा समझना होगा कि अपराधी को बचाया ना जाए, उसको उसके दोष की सजा मिले। सर, आपके नजरिए से मृत्युदंड बलात्कार के मामले कम करने में वाकई में कारगर है? जहाँ तक देखा जाए कि सिर्फ कठोर कानून बनाने से आपराधिक प्रवृत्ति या अपराधियों को नहीं रोका जा सकता है। कैपिटल पनिशमेंट आज नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट तो शुरू से चला आ रहा है। क्या सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट देने से, कैपिटल पनिशमेंट में फांसी देने से अपराध या रेप बलात्कार रुक रहे हैं क्या? पहले भी कैपिटल पनिशमेंट था तो भी रेप होते थे, आज भी कैपिटल पनिशमेंट है तो भी रेप हो रहे हैं। यदि आपको अपराध रोकना है तो विद्यार्थियों की, जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी मोरल वैल्यू बढ़ाना होगी, मोरलिटी, नैतिकता बढ़ाना होगी। जो बंदी सपन अपने बच्चों पे, लड़कों पे रखते हैं, बच्चियों पे रखते हैं कि बेटा इतनी बजे घर से बाहर नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, वही बात आप अपने बच्चे को क्यों नहीं सिखाते? लड़के को सारी बंदी से लड़कियों पे ही क्यों? ये पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा। और पहली बात मैंने जो बताया, मोरलिटी, नैतिकता, नैतिकता ही अपराध को रोकने में सफल सिद्ध हो पाई है। सिर्फ फांसी होने से अपराध को नहीं रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें बहुत सारे डिसीजन हैं, हाई कोर्ट के भी डिसीजन है, और रिटायर्ड जजों का भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट से अपराध नहीं रोके जा सकते हैं।
चाहे वो कोई सा भी अपराध हो। इसमें पब्लिक को भी हेल्प करना होगी, तभी आपकी न्याय प्राप्ति की, ये जो न्याय प्राप्त करने के लिए जो एक वृक्ष लगाया है, तभी वो छांव दे पाएगा, अन्यथा कोई उसका मतलब नहीं है। जिन मामलों में अपराधी को लंबे समय तक सजा और पीड़ित को लंबे समय तक न्याय नहीं मिल पाता, क्या यही उदाहरण के तौर पर सामने आकर अपराधी को भयमुक्त कर रहा है? जो कोर्टें बनी हैं प्राचीन समय से ही, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन ऐसे मामलों में शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई है, फास्ट ट्रैक मजिस्ट्रेट भी बिठाए गए हैं ताकि महिला को जल्दी न्याय मिल सके। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत प्रॉब्लम है। अपन ने कानून की किताबों में बहुत अच्छी अच्छी धाराओं में सजोकर लिखा जरूर है कि जल्दी न्याय मिले, न्याय के फुहारे व्यक्ति तक ऐसे पहुंचे। जैसे गर्मी में किसी के ऊपर फुहारे उड़ते हैं तो उसको बहुत आनंद आता है, वैसे न्याय के फुहारे भी उड़े ताकि समय पर न्याय मिले। दूसरा, जैसे कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पर जो गर्ल्स होती है, मैंने पहले ही बताया है कि बीच में केस विड्रॉ करती है, तो वैसे ही जो उसका एडवोकेट रहता है वो पहले उसको समझाता है कि करना क्या है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो अपोजिट पार्टी का एडवोकेट होता है, यदि वो गलत तरफ है तो एविडेंस को, परिस्थितियों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है कि केस की बाजी ही पलट जाती है। और आपने देखा ही है कि जो एडवोकेट का मुख्य उद्देश्य तो वही है कि व्यक्ति को न्याय दिलाए। कोर्ट भी न्याय दिलाने के पैसे नहीं लेती है। आपको ये बात पहली बार पता चली होगी कि कोर्ट में पैसे नहीं लगते हैं। न्याय प्राप्ति का निशुल्क है, निशुल्क, ठीक। दूसरा, यदि देखा जाए तो पीड़ित महिला को भी निशुल्क एवं फ्री लीगल एड की सुविधा दे रखी है आर्टिकल 39A में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 ये बोलता है कि निशुल्क न्याय मिले, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ओबीसी, जनरल, किसी भी कास्ट का हो, उसको फ्री में वकील मिले। इसको बोलते हैं एडीपीयू, लोक अभियोजक अधिकारी। इनके माध्यम से केसेस मिलते हैं और देखा जाए तो न्याय तो मिल रहा है, लेकिन बस देरी हो रही है, डिले हो रहा है। और जैसे कि हमारे सब मित्र ने भी बताया है कि देरी से मिला हुआ न्याय नहीं होता है, समय पर न्याय मिलना ही चाहिए। सर, आपके अनुभवी दृष्टिकोण से हमारे कानून व्यवस्था में ऐसे क्या सुधार और ऐसे क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे महिलाओं के प्रति हिंसा और अभद्रता को खत्म किया जा सके और उन्हें न्याय पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार ना करना पड़े? जाए तो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट ने 1860 में आईपीसी बनाया, 1973 में सीआरपीसी बनाया, और तब से आज तक अपनी इंडियन पेनल कोड बिल्कुल एक संहिता है जो कि विदेशों ने भी इसका अनुसरण किया है। लेकिन वो जो अंग्रेजों के समय के जो लॉ हैं उनमें कुछ ऐसी प्रैक्टिकली समस्याएं हैं जिससे बहुत ही विलम्ब हो रहा है। उन धाराओं में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके उन चीज़ों को हटाना चाहिए जो आज के समय में वाजिब नहीं है। वो समय अलग था, आज का समय अलग है, उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, आज परिस्थितियाँ अलग है। तो इन कमियों को दूर करने का सबसे सही रीज़न यही है कि जो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, ये एक बैकबोन है लॉ कोर्ट के। इन चीज़ों में जहाँ समस्याएं हैं, जैसे कि वहाँ माना गया है कि आई साक्षी ही माना जाएगा, आई विटनेस, जिसने आंखों से देखा है उसी को विटनेस माना जाए। हर केस में पॉसिबल नहीं है कि आपको आई साक्षी मिले। तो एक तो ये थोड़ा अमेंडमेंट करना चाहिए कि जरूरी नहीं कि आई साक्षी मीन्स अपराध को होते हुए जिसने देखा है, तो वो तो अपराधी खुद साक्षी है। अपराधी अपने साक्ष्य का स्वयं साक्षी है क्योंकि उसके साथ में अपराध हुआ है। दूसरा अलग अगर देखा जाए तो जैसे कि महिलाओं के साथ में, जैसे कि डोरी डेथ, महिलाओं के साथ में ससुराल में भी जो अपराध होते हैं, तो वहाँ जब उसके सास ससुर और उसका हस्बैंड ही उसके तरफ नहीं है तो मायके मतलब ससुराल में साक्षी कहाँ से लेकर आएगी? तो इन कमियों को दूर करना चाहिए अमेंडमेंट करके, ताकि एक पीड़ित महिला को समय पर न्याय मिल सके और वो न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय की तरफ देख सके। मैं खेलूं मामा साथ, वो प्यार भी लुटाता, लगे वही है अल्लाह मेरा, वही है मेरा दाता। एक दिन भी ऐसा आया, पकड़ा बांह था वो मेरी, अजीब मुझे लगा भी, पर तब जान था वो मेरी। हमारे जीवन में स्वास्थ्य के बाद एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में बहुत ही अनमोल भूमिका निभाती है, वह है परिवार। परिवार
परिवार वह अमूल्य आशीर्वाद है जो ईश्वर ने किसी न किसी रूप में हम सबको दिया है। लेकिन जब वही परिवार हमारी अजमत का कातिल बने, जब वही परिवार हमारी रूह का रस निचोड़ कर पिए, तब सिर्फ एक सवाल खड़ा होता है कि हमारे देश और हमारे समाज में ऐसी क्या विडंबना है जिसमें साधारण के बजाय हमें पारिवारिक और बाल्यावस्था में यौन शोषण के बारे में सुनने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि भारत बाल यौन शोषण के मामले में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है? शायद यही हमारी संस्कृति बन चुकी है। हम सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे। आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो लगभग 42% भारतीय लड़कियां यौन शोषण अपनी किशोरावस्था में ही अनुभव कर लेती हैं। यूनिसेफ के 12 वर्ष के सर्वे के अनुसार यह सामने आया है कि भारत में हर 155वें मिनट में उस बच्ची का बलात्कार होता है जो महज 16 साल की उम्र से कम है। हर 10 बच्चियों में से एक बच्ची हर 13वें घंटे में यौन शोषण का सामना करती है और उन बच्चों की उम्र महज 10 वर्षों से भी कम होती है। आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी महिला या कन्या का यौन शोषण हो सकता है। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि इसे हम तो क्या, शायद ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। इसी परिस्थिति को समझने के लिए हम पहुंचे एक ऐसे परामर्शदाता गीतेंद्र छाबड़ा मैम के पास जो इसके पीछे छिपे कारण को बताने में समर्थ है। मैम, आपकी समझ से क्या कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक शिक्षा और मूल्यों में कमियां रह रही हैं? और हम हमारे समाज में ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं जिससे अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की मानसिकता को सुधारा जा सके? यौन शोषण को रोकने के लिए, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हर एक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले तो परिवार आता है, फिर हमारी स्वयं की, समाज की और प्रशासन की। हम सब लोगों को एक तरह से कहेंगे कि जब सामूहिक रूप से सब व्यक्तियों के प्रयत्न से ही इन चीज़ों को हम अंकुश लगा सकते हैं। तो सबसे पहला रोल तो होता है परिवार का। तो यहाँ पर परिवार जो है अपने छोटे बच्चों के साथ बहुत ओपन हो, उनके साथ खुलकर रहें। बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करें, उसे सुने। परिवार जो रहता है, नैतिक मूल्यों की बात तो यहाँ आती है। अगर बच्चों को अगर अच्छे से संस्कार को दिया जाता है, अपने लड़कों को सिखाने के साथ में लड़कियों को भी ये कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम दुर्बल नहीं हो, उनके अंदर आत्मविश्वास रखता है, उसको ये बताया सिखाया जाता है। क्योंकि उसको रोका नहीं, बाहर समाज बहुत खराब है, बहुत गंदी चीज़ें होती है, तुम ध्यान रखो। बल्कि उसे ये बताया तुम अंदर नहीं रहो, तुम भागो मत, तुम डरो मत, डर के मत रहो। बल्कि उसे चीज़ बताओ कि हाँ ये गलत बातें होती है, इसके लिए तुम्हें अवेयर रहना। दूसरी चीज़ जो है, मैंने कहा कि हम खुद, हम समाज, हम सबका सामना कैसे करें, ये सब सोचकर आप नहीं कर सकते। आप अपने साथ अत्याचार अगर होने दे रहे हो तो आप खुद भी तो अपराधी हो। बात फिर आती है हमारे समाज की। जब समाज ऐसी चीज़ों के लिए एकजुट होता है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका विरोध करना और जिसके साथ में गलत हुआ है उसका सपोर्ट करना, उसको सहानुभूति देना, उसका आत्मविश्वास को बढ़ाना, अगर हम उसके साथ में ये करें तो वो, क्योंकि किसी के साथ में एक बार बलात्कार होता है, समाज के लोगों के सामने उसके साथ बार बार बलात्कार होता है, तो उसको एहसास दिलाएं कि वो दोषी नहीं है। क्योंकि जिसके साथ में ऐसा होता है वो अपने आप को दोषी मानकर बैठ जाता है, वो अपने आत्मविश्वास को खो बैठता है। तो हमें उसको विश्वास दिलाना है कि तुम दोषी नहीं हो, उसको अपनाना है, उसको समाज में वापस रिहेबिलिटेट करना है कि वो फिर से अपने जीवन को बहुत अच्छे से समर्थ होकर आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को एक सुंदर ढंग से फिर से जिए। उसके लिए समाज भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। सभी लोगों से चर्चा की, तमाम बातों से हम साझा हुए। इन सब बातों से सिर्फ एक बात साफ है कि आखिर कब तक हम हमारी बेटियों को अति संस्कारी बनाने के प्रयास में हमारे बेटों के मूल्यों और संस्कारों में कमी रखते रहेंगे। सवाल साफ है, आखिर कब तक?